सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मैक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 में लगभग हमने सभी चैप्टर पूरा कर लिया। हमारा एक आखिरी चैप्टर पार्ट 4 हिसाबी समीकरण और धंधा का व्यवहार, बस ये आखिरी चैप्टर बाकी है। पुरानी बुक के हिसाब से पार्ट 4 है और नई बुक के हिसाब से पार्ट 5। इसको हमने स्टार्ट किया है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिसाबी समीकरण का अर्थ, हिसाबी समीकरण और हिसाबी समीकरण के असरों के बारे में बताया था। एक बार रिवीजन के रूप में मैं आपको याद करवा दूं कि हिसाबी समीकरण किसे कहते हैं। तो धंधा के प्रत्येक व्यवहार की अंतिम दो असर पक्की तलपट के मुख्य दो अंग पूंजी, दायित्व और संपत्ति पर पड़ती है, जिसे हम समीकरण स्वरूप में निम्नानुसार दर्शा सकते हैं और उसी समीकरण को हम हिसाबी समीकरण कहते हैं। तो क्या था वो समीकरण? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं असेट्स, पूंजी को कहते हैं कैपिटल और दायित्व को कहते हैं लायबिलिटी। तो इस तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाया जाए तो A बराबर C प्लस L। इस समीकरण का मतलब क्या है? तो समीकरण आप 9वीं 10वीं से ही सीखते आ रहे हैं। समीकरण में जब बीच में बराबर का चिन्ह है यानी दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो उसके 4 अलग अलग असरें थी कि वो बराबर कब कब हो सकता है और किस किस प्रकार की असरें हो सकती है। तो सबसे पहला असर ये हो सकता है कि संपत्ति में ही वृद्धि हो और संपत्ति में उतनी ही जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही उसमें कमी हो जाए, तभी भी उस समीकरण का बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा। क्योंकि संपत्ति में वृद्धि होगी और उतना ही उसमें कमी हो जाएगा तो वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि अगर संपत्ति में वृद्धि हो तो पूंजी में भी, दूसरी तरफ पूंजी है तो पूंजी में भी उतनी ही वृद्धि हो, संपत्ति में कमी हो तो पूंजी में भी उतनी ही कमी हो। एग्जाम्पल क्या था? तो पहला वाला जो मैंने बताया आपको कि संपत्ति में ही वृद्धि और संपत्ति में ही कमी, उसका क्या एग्जाम्पल था? तो जब भी प्रश्न में लिखा होगा रोकड़ बिक्री या उधार बिक्री, उसके बाद रोकड़ खरीदी, बैंक में भरे, बैंक में से निकाले या किसी संपत्ति की रोकड़ खरीदी, तो ये सब होगा तब क्या होगा? संपत्ति में ही वृद्धि होगा और संपत्ति में ही कमी होगा। उसके बाद दूसरा वाला जो ऑप्शन था कि संपत्ति में वृद्धि उतना ही पूंजी में वृद्धि, संपत्ति में कमी उतना ही पूंजी में कमी, तो उसका क्या ऑप्शन था कि कोई भी उपज हमें मिले, कोई भी आवक मिले या कोई लाभ हो तो संपत्ति में भी वृद्धि होगा और पूंजी में भी वृद्धि होगा। उसी तरह से कोई खर्च चुकाएंगे या कोई नुकसान होगा तो संपत्ति में भी कमी होगा और पूंजी में भी कमी होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि, या संपत्ति में कमी तो दायित्व में भी कमी, यानी संपत्ति और दायित्व के बीच का संबंध था। पहला सिर्फ संपत्ति, दूसरा संपत्ति और पूंजी, तीसरा संपत्ति और दायित्व। तो संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि कब होगा? जब हम उधार माल की खरीदी करेंगे तब या लोन लेंगे तब। उधार माल की खरीदी करेंगे या लोन लेंगे तो संपत्ति में भी वृद्धि होगा क्योंकि हमारे पास से पैसा आएगा या माल आएगा। जैसे अगर हमने माल उधार खरीदा है, जैसे मान लीजिए महेश भाई के पास से 25,000 का माल उधार खरीदा, तो माल आता है, संपत्ति में वृद्धि और साथ ही साथ हमारा दायित्व बढ़ गया। महेश भाई के हम कर्जदार बन गए, महेश भाई हमसे पैसे मांगेंगे, कितना? तो 25,000। तो संपत्ति में भी वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि। उसी तरह से किसी से लोन लेंगे, मान लीजिए बैंक से ही लोन लिया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मान लीजिए 20,000 की लोन ली, तो लोन लिया तो रोकड़ आएगा, रोकड़ मतलब संपत्ति बढ़ेगा, संपत्ति में वृद्धि होगी और साथ ही साथ हमारा दायित्व, हमारा कर्ज बढ़ जाएगा तो दायित्व में भी वृद्धि होगी। तो ये तीसरा था। चौथा जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, पूंजी और दायित्व में ही एक समान वृद्धि कमी। जिस तरह से पहला था संपत्ति में ही एक समान वृद्धि कमी, लेकिन उसके बहुत सारे उदाहरण थे। पूंजी में एक समान वृद्धि कमी के बहुत कम ही उदाहरण है। जैसे कोई चुकाना बाकी खर्च है तो पूंजी में कमी, अगर चुका देंगे तो संपत्ति में कमी होगा, लेकिन चुकाना बाकी है, चुकाया नहीं है। खर्च तो है लेकिन चुकाना बाकी है, तो खर्च है तो पूंजी में कमी और चुकाना बाकी है मतलब दायित्व में वृद्धि। तो इस तरह से कुछ उसके थोड़े ही एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोग उससे उतना ही सीमित रखेंगे। सबसे ज़्यादा मेन है पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज दोस्तों हम इसका प्रश्न करने वाले हैं। इसका प्रश्न कैसे करना है तो उसके लिए आप बुक निकालिए, बुक में देखिए पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 2।
एक ही प्रश्न है दोस्तों, उसमें 19 अलग अलग व्यवहार है, जिसमें ऐसे 3-4 व्यवहार तो आपके काम के नहीं है, मतलब सिलेबस के अनुसार नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे हम सभी के सभी 19 व्यवहारों को सीखें और एक उदाहरण नंबर 1 करें। एक ही सवाल है स्वाध्याय में और 2 उदाहरण है, तो दूसरा उदाहरण तो करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा अपने प्रैक्टिस के लिए हम उदाहरण नंबर 1 को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्यवहार है 80,000 लाकर धंधा शुरू किया। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यवहारों का रोज नामचा लिखिए और उसका समीकरण आधारित हिसाबी समीकरण समझाइए। तो मैं यहां पे रोज नामचा लिखूंगा इतने में, इस तरफ रोज नामचा और इस तरफ लिखूंगा उसका हिसाबी समीकरण। तो हिसाबी समीकरण क्या है? तो A बराबर C प्लस L। चलिए, पहला व्यवहार है 80,000 लाकर धंधा शुरू किया। तो रोज नामचा तो लगभग सबको पता है, धंधा शुरू किया मतलब क्या कहलाएगा? पूंजी। और क्या लाया है? तो रोकड़ लाया है। रोकड़ आता है रोकड़ खाता उधार। फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूं, आप फॉर्मेट बना दीजिएगा, विवरण लिखने की आपको भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, रोकड़ खाते उधार पूंजी खाते का। कितना रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का? तो कितना है? तो 80,000। तो 80,000 80,000। तो रोकड़ आएगा तो किसमें वृद्धि होगी दोस्तों? तो रोकड़ आएगा तो संपत्ति में वृद्धि। रोकड़ क्या है हमारे लिए? संपत्ति। तो ए में 80,000 और क्या हुआ है? तो पूंजी हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी धंधा शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो संपत्ति में भी वृद्धि होगी और पूंजी में भी वृद्धि होगी। तो पूंजी में 80,000, दायित्व में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, 0। आप टोटल करके लिख देंगे, हर व्यवहार के बाद आपको टोटल कर देना है। 80,000 बराबर 80,000 प्लस 0। आप देख सकते हैं कि बैलेंस कैसा दिखाई दे रहा है? आपको बराबर दिखाई दे रहा है। जब भी टोटल करने की बारी आए तो पूरा लाइन खींच देना है, जिससे हमें याद रहे कि भाई यहाँ पहला व्यवहार पूरा हो गया। अब दूसरा व्यवहार धीरे धीरे जैसे होगा आपको आते जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। तो पहले तो रोज नामचा आना चाहिए और दूसरी नंबर बात की हमने पहचान लिखा था। कल जब मैंने आपको हिसाबी समीकरण की असर बताई थी तो उसमें पहचान सब टाइप के व्यवहारों का पहचान, जैसे पहला संपत्ति में ही वृद्धि संपत्ति में ही कमी, उसमें मैंने आपको बताया था बैंक में भरे या बैंक से निकाले तो भी संपत्ति में ही वृद्धि होगा और संपत्ति में ही कमी होगा। क्योंकि बैंक में भरकर खाता खुलवाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? रोज नामचा बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा यानी संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही साथ रोकड़ जाएगा तो रोकड़ में कम यानी संपत्ति में क्या होगा? कमी भी होगा। तो पहले सबसे पहले रोज नामचा बैंक खाते उधार, रोकड़ जाता है रोकड़ खाते का, बैंक खाता उधार रोकड़ जाता है रोकड़ खाते का। कितना जाता है रोकड़? तो 20,000। तो सबसे पहले क्या होगा? रोकड़ जाएगा तो क्या होगा? संपत्ति में कमी होगा, तो माइनस 20,000, तो बचा 60,000। और बैंक में आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो संपत्ति में ही क्या होगा? वृद्धि होगा, तो प्लस 20,000। और इस तरफ कुछ भी नहीं, डैश या 0 लिख सकते हैं आप। अब बराबर करेंगे तो वापस 80 में से 20 घटाए तो 60, 60 और 20 वापस जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। यहाँ पे भी 80 और 0 करेंगे तो कितना होगा? 80 और दायित्व में 0। आप चेक कर सकते हैं अभी भी बैलेंस कैसा दिखाई दे रहा है? बराबर बराबर दिखाई दे रहा है। तीसरा 40,000 का हिमानी के पास से उधार माल खरीदा। कैसा खरीदा? उधार माल खरीदा। मैंने आपको ऑप्शन उदाहरण में बताया हुआ है, उधार माल खरीदेंगे तो क्या होगा? माल आएगा, संपत्ति में वृद्धि, लेकिन हमने उधार खरीदा है तो साथ ही साथ क्या होगा? दायित्व में भी वृद्धि होगा। यानी जब भी हम हिमानी के घर के पास से गुजरेंगे तो हिमानी क्या करेगी? तगादा करेगी, भाई पैसे दो। एक आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, लेकिन होगा ना, वो पैसे तो मांग सकती है ना हमसे, क्योंकि हमने क्या किया? उससे माल उधार खरीदा है। तो माल उधार खरीदेंगे तो क्या होगा? संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में वृद्धि। रोज नामचा क्या होगा? माल हमने उधार खरीदा है तो खरीद खाता उधार हिमानी खाते का, खरीद खाते उधार हिमानी खाते का, खरीद खाता उधार हिमानी खाते का। कितना?
तो हमने कितना खरीदा है, 40,000 का माल हिमानी के पास से उधार खरीदा है, तो 40,000। अब 40,000 का माल उधार खरीदा है तो किसमें वृद्धि, सबसे पहले माल आएगा, संपत्ति में वृद्धि 40,000, और साथ ही साथ हमारा दायित्व तो बढ़ेगा, तो दायित्व में वृद्धि कितना, 40,000। अब दोस्तों क्या करेंगे, योग कर लेंगे, 80,000 और 40,000 कितना होगा, 1,20,000, और इस तरफ 80,000 प्लस 0 करेंगे तो 80,000, और 0 प्लस 40,000 करेंगे तो 40,000। अभी भी आप देख सकते हैं दोनों साइड का बैलेंस क्या दिखाई देगा आपको, बराबर। कैसे, तो यहाँ पे कितना है, 1,20,000। अब आपको लगे यहाँ तो 80 है, 80 नहीं है दोस्तों, 80 प्लस 40 है, तो 80 प्लस 40 मतलब कितना हुआ, 1,20,000। ठीक है। उसके बाद चौथा व्यवहार, 30,000 का माल नगद खरीदा। नगद खरीदेंगे तो मैंने आपको बताया था, रोकड़ खरीदा, रोकड़ बेचा, ये सब क्या होगा, संपत्ति में ही वृद्धि और संपत्ति में ही कमी। क्यों, क्योंकि अगर हम रोकड़ खरीदेंगे तो हमारा दायित्व तो नहीं बढ़ेगा, रोकड़ जाएगा मतलब संपत्ति में कमी, और माल आएगा तो संपत्ति में ही वृद्धि। रोजनामचा क्या होगा, तो खरीदा है, रोकड़ खरीदा है, तो खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का, खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का। कितने का माल हमने रोकड़ खरीदा है, तो हमने खरीदा है 30,000 का माल, तो 30,000। अब हम लोग क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, यानी 30,000 यहाँ पे जोड़ भी देंगे, 1,50, और 30,000 माइनस भी कर देंगे। और संपत्ति और दायित्व में क्या करेंगे, तो संपत्ति दायित्व में कुछ नहीं होगा, यानी 0 लिख सकते हैं या डैश भी कर सकते हैं आप। अब 1,20,000 में 30,000 जोड़ा तो 1,50,000। 30,000 क्यों जोड़ा, क्योंकि जब हम रोकड़ माल खरीदेंगे तो क्या होगा, माल आएगा, तो 30,000 जोड़ दिया तो 1,50,000 हो गया, और साथ ही साथ क्या होगा, हमारे पास से क्या होगा, रोकड़ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में रोकड़ जाएगा तो माइनस कर दिया है, तो 1,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000। ठीक है, इस तरफ 80,000 प्लस 40,000, तो अभी भी आप देख सकते हैं बैलेंस आपको कैसा दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा। कितना कितना दिखाई दे रहा है, तो 1,20,000 बराबर 80,000 प्लस 40। तो इस तरह से हम हिसाबी समीकरण को कर सकते हैं। अब आगे के व्यवहार या तो हो सकेगा, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि 1 नंबर से लेकर पूरे 19 नंबर तक के व्यवहार मैं आपको लाइव लेक्चर के माध्यम से सिखा दूं, या आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपको आज होमवर्क के रूप में इसी व्यवहारों को समझकर अच्छी तरह से करना है, और साथ ही साथ मैंने जो आपको हिसाबी समीकरण के अलग अलग असर और उसका जो उदाहरण समझाया था, वो उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।